चैप्टर नंबर 3। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंत में छोड़ा था, चांदी की कीमत में भारी गिरावट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था एक विशाल संकट में फंस गई थी। रुपया लगातार कमजोर हो रहा था, सरकार का खजाना खाली हो रहा था और आयात महंगे होते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार के सामने एक मुख्य सवाल था, अब क्या किया जाए? इस समस्या को हल करने के लिए भारत और ब्रिटेन में अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक बहुत विशाल बहस एचो थीस गई। ये बहस ही सोने और चांदी के उस संघर्ष का मैदान बनी जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय कर दी। इस महायुद्ध में मुख्य रूप से दो पक्ष थे। एक पक्ष वो था जो ये मानता था कि भारत को भी ब्रिटेन की तरह गोल्ड स्टैंडर्ड यानी स्वर्णमान अपना लेना चाहिए, और दूसरा पक्ष वह था जो सिल्वर स्टैंडर्ड को ही बनाए रखना चाहता था या उसमें कुछ सुधार करना चाहता था। जो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड के पक्ष में थे, उनका तर्क बहुत सीधा और मजबूत लगता था। उनका कहना था कि जब दुनिया की सबसे विशाल अर्थव्यवस्थाएं सोने को अपना रही है, तो भारत को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए। इससे रुपए और पाउंड के बीच एक स्थिर विनिमय दर स्थापित हो जाएगी, जिससे व्यापार में होने वाली अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। उनका मानना था कि सोने पर आधारित मुद्रा ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद होती है। इससे विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारी और व्यापारी इसी मत के थे, क्योंकि इससे उनके व्यापारिक हित सीधे सीधे संबंधित थे। एक स्थिर विनिमय दर का मतलब था कि उन्हें भारत के साथ व्यापार करने में कोई घाटा नहीं होगा और वे अपनी कमाई को आसानी से पाउंड में बदलकर ब्रिटेन भेज सकेंगे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था कि भारत भी सोने के मानक को अपनाकर दुनिया की विशाल अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। यह पहलू था भारत के आम लोगों का, यहां के किसानों और छोटे व्यापारियों का। भारत सदियों से चांदी का इस्तेमाल करने वाला देश था। यहां के लोगों की बचत, उनके गहने, सब कुछ चांदी में था। लोगों को चांदी पर भरोसा था। अगर सरकार अचानक ये घोषणा कर देती कि अब से रुपया चांदी का नहीं बल्कि सोने का होगा, तो देश में एक बहुत विशाल उथल पुथल मच जाती। लोगों के पास जो चांदी के सिक्के या आभूषण थे, उनकी कीमत रातों रात गिर सकती थी। इसके अलावा भारत एक गरीब देश था। सोने को मुद्रा का आधार बनाना बहुत महंगा सौदा था। सरकार को बहुत विशाल मात्रा में सोना खरीदना होता, जिसके लिए खजाने में पैसा नहीं था। सोना आम लोगों की पहुंच से भी बहुत दूर था। रोजमर्रा के छोटे मोटे लेन देन के लिए सोने के सिक्के बनाना अव्यवहारिक था। इसीलिए एक दूसरा पक्ष था जो सिल्वर स्टैंडर्ड को बनाए रखने की वकालत कर रहा था। उनका तर्क था कि भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के लिए चांदी ही सबसे उपयुक्त धातु है। वे मानते थे कि चांदी की कीमत में जो गिरावट आई है वो अस्थायी है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि रुपए के कमजोर होने से भारत के निर्यात को फायदा हो रहा है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो विदेशी खरीदारों के लिए भारत का सामान सस्ता हो जाता है। इससे भारत के किसान जो कपास, जुट या अनाज उगाते थे और जो कारीगर अपने हाथों से सामान बनाते थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना माल बेचने में आसानी हो रही थी। उनका माल ज्यादा बिक रहा था, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा था। इस पक्ष में ज्यादातर भारतीय व्यापारी और राष्ट्रवादी नेता शामिल थे, जो भारत के आंतरिक हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। वे अंग्रेजों के उस दबाव का विरोध कर रहे थे जो केवल ब्रिटिश व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा था। यह बहस कई सालों तक चलती रही। सरकार ने कई समितियां बनाई, कई रिपोर्टें तैयार की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था। ब्रिटिश सरकार एक दुविधा में थी। अगर वे गोल्ड स्टैंडर्ड
अपनाते तो उन्हें भारत में एक विशाल सामाजिक और आर्थिक विद्रोह का डर था, और अगर वे सिल्वर स्टैंडर्ड को जारी रखते तो उनके अपने व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंच रहा था और भारत पर शासन करना उनके लिए महंगा साबित हो रहा था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। इसी बीच सरकार ने कुछ अस्थायी कदम उठाए। उन्होंने टसालों में आम जनता के लिए चांदी से रुपए के सिक्के ढालना बंद कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब कोई भी अपनी चांदी ले जाकर उसके सिक्के नहीं बनवा सकता था। सरकार ने रुपए की आपूर्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह सिल्वर स्टैंडर्ड के अंत की शुरुआत थी। सरकार अब रुपए की कीमत को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी ताकि उसे चांदी की गिरती कीमतों से बचाया जा सके। ये एक बहुत विशाल और विवादास्पद कदम था। इसने रुपए को उसकी स्वाभाविक कीमत से अलग कर दिया। अब रुपया सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं रह गया था, बल्कि वो सरकार द्वारा जारी किया गया एक टोकन बन गया था जिसकी कीमत सरकार तय कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर इस पूरी बहस को बहुत बारीकी से देख और समझ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि यह मुकाबला सिर्फ सोने और चांदी के बीच का नहीं है, बल्कि यह मुकाबला भारत के आर्थिक भविष्य और उसकी संप्रभुता का है। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश सरकार अपने हितों को साधने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी और ऐसे समाधान ढूंढ रही थी जो दिखने में तो अच्छे लगे, लेकिन जिनकी असली कीमत भारत की जनता को चुकानी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश की मुद्रा नीति उस देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, ना कि किसी बाहरी ताकत के दबाव में। तो इस सोने और चांदी के संघर्ष का अंत कैसे हुआ? क्या भारत ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया या ब्रिटिश सरकार कोई बीच का रास्ता, कोई तीसरा ही विकल्प लेकर आई? एक ऐसा विकल्प जो सोने के मानक का भ्रम तो पैदा करता था, लेकिन असल में था कुछ और ही। एक ऐसा मायाजाल जिसने भारतीय रुपए को हमेशा के लिए बदल दिया। उस मायाजाल का नाम क्या था और उसने कैसे काम किया, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में, जहां हम उस सुनहरे सपने की सच्चाई का पता लगाएंगे जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता था। यह चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको चैप्टर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के सारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।